Hello everyone, hope you're doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 17th and 18th of December 2024 and इन दोनों डेज में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो भी हुए हैं 17th एंड 18th ऑफ दिसंबर में। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। So first question is India's first diabetes biobank has been established in which city? तो ये इंडिया का पहला ये बायोबैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। ये कौन सी सिटी में किया गया है? इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई विच इज़ इन तमिलनाडु। ओके, यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। ये इंडिया का पहला डायबिटिक बायोबैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है चेन्नई में। किसके द्वारा? बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इस बायोबैंक को इंट्रोड्यूस किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है चेन्नई में। ओके, एंड ये क्या करेगा, इसके अंडर क्या किया जाएगा? तो इसके अंडर बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनसे ये सैंपल्स लिया जाएगा ताकि जो रिसर्चर्स हैं हमारे अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इसका क्या कॉज है डायबिटीज़ का एंड इसके क्या क्या वेरिएशंस हैं एंड उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इंडियन डायबिटीज़ में उसको जानने में हेल्प करेगा ताकि वो लोग फर्दर जो रिसर्चर्स हैं इससे रिलेटेड न्यू ट्रीटमेंट्स को डेवलप कर सकें एंड ट्रैक कर सकें द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। ओके, इसीलिए ये जो फर्स्ट बायोबैंक है डायबिटीज़ बायोबैंक है इसको डेवलप किया जा रहा है चेन्नई में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is what is the main purpose of the Constitution 129th Amendment Bill 2024? तो ये 129th Amendment Bill है, तो इसको अभी प्रपोज किया गया है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका जो मेन पर्पस है इस बिल का 129th अमेंडमेंट बिल का, तो ये एनिबल करेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसी से ही रिलेटेड ये जो बिल है ये पास किया गया है जिसके अंडर अमेंडमेंट किया जाएगा 129th नंबर का। ओके, तो इसके अंडर क्या किया जाएगा? एक ही टाइम पे ये लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, इसीलिए इस अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ऑन December 17, 2024 ये जो गवर्नमेंट है हमारी इन्होंने रेफर किया था वन नेशन वन इलेक्शन को, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वाइडर कंसल्टेशन। ओके, तो इसी वजह से ये बिल को अमेंड किया जाएगा एंड इसके अंडर क्या होगा? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो ये 129th नंबर का बिल लाया है 2024 में जो कि फाउंडेशन रखेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन के फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज एंड ये इंट्रोड्यूस करेगा एक न्यू आर्टिकल को विच इज आर्टिकल 82A एंड अमेंड करेगा एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। ओके, इसीलिए ये जो बिल है 129th नंबर का लाया गया है टू एनेबल साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप और डिटेल में जान सकते हैं ये बिल किससे रिलेटेड है 129th नंबर का एंड ये प्रपोज करेगा, इंसर्ट करेगा आर्टिकल 82A। ओके, Now next question is the Konda Reddy tribe is primarily found in which state? तो ये कोंडा रेड्डी ट्राइब ये कौन से स्टेट में देखी गई है अभी एंड ये न्यूज़ में क्यों रही है? तो यहाँ पे आपको रेड्डी से पता चल रहा होगा, रेड्डी लोग आंध्र प्रदेश में देखे जाते हैं मोस्टली। तो ये जो है ट्राइब के लोग ये मेनली आंध्र प्रदेश में देखे गए हैं एंड इनको न्यूज़ में क्यों देखा गया है? बिकॉज ऑफ देयर इंडिजिनस नॉलेज एंड द चैलेंजेस दे फेस। तो इनके नॉलेज की वजह से मेनली ये न्यूज़ में देखे गए हैं क्योंकि इनके नॉलेज की वजह से हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये कंफर्मेशन मिली है कि जो ट्री होते हैं जिस एरिया में ये लोग रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ट्री पाए जाते हैं जो कि वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं ड्यूरिंग द समर। तो ये जो है ये वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको इनसे बात करके ये पता चला है इस नॉलेज के बारे में, तो इसीलिए ये न्यूज़ में देखे गए हैं बिकॉज ऑफ देयर इंडिजिनस नॉलेज। ओके, एंड इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये जो कोंडा ट्राइब है ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स हैं जो कि रहते हैं नियर द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश एंड ये मोस्टली बोलते हैं तेलुगु लैंग्वेज विद अ यूनिक एक्सेंट एंड प्रैक्टिस फोक हिंदुइज्म एंड ये वर्शिप भी करते हैं लोकल डाइटीज़ की एंड मेनली ये प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन को जिसका नेम है पोडू। ओके, एंड ये उगाते हैं ज्वार को एज द स्टेपल क्रॉप। तो मेनली इनका जो स्टेबल क्रॉप है जो ज़्यादातर ये खाना पसंद करते हैं एंड उसी को ही उगाते हैं, तो ये जार है। ओके, अलॉन्ग विद द कमर्शियल क्रॉप लाइक कैश्यू, कॉटन एंड चिली। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मेनली इनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो है पोडू। ओके, तो ये सारी चीज़ें जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉन्डा ट्राइब है ये मेनली यहाँ पे इस एरिया में रहती है, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। Now next question is which country won the Women's Hockey Junior Asia Cup 2024? तो रिसेंटली अभी Women's Hockey Junior Asia Cup हुआ था 2024 में। तो ये कप किसने जीता है? जी हाँ, ये हमारे इंडिया ने जीता है। यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडिया विमेंस जूनियर हॉकी टीम वन द 10th विमेन हॉकी जूनियर एशिया कप। तो ये 10th नंबर का एडिशन था, 10th नंबर का। हमारे जो इंडिया है तो इन्होंने हराया था चाइना को by 3-2 इन द पेनल्टी शूट आउट इन मस्कट ओमान। ओके, तो ये पेनल्टी शूट आउट में चाइना को हराकर तो हमारी जो इंडिया कंट्री है उन्होंने ये टाइटल को जीता। एंड ये जो हुआ था ये मस्कट ओमान में हुआ था ऑन December 15, 2024 में। एंड इंडिया सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर टाइटल, हैव आल्सो वन द प्रीवियस एडिशन इन 2023। तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। प्रीवियस टाइटल जो 2023 में जीता था विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, वो भी इंडिया ने ही जीता था। और 2024 में भी इंडिया ने जीता है चाइना को हराकर। ओके, एंड ये जो टूर्नामेंट है ये हुआ था December 7 से लेके 15 तक 2024 में। एंड इस फॉर द प्लेयर अंडर 21। तो ये जो प्लेयर्स हैं इसमें अंडर 21 के थे। एंड इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय द एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड इसमें जो टॉप 5 टीम्स हैं वो है इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड मलेशिया। तो ये जो पांचों कंट्री हैं इन्होंने क्वालिफाइड किया है फॉर द 2025 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप इन चिले। तो नेक्स्ट जो 2025 में वर्ल्ड कप होगा विमेंस वर्ल्ड कप, तो ये चिले में होगा। तो ये पांचों कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, एंड अगर हम बात करें ये जो फर्स्ट विमेंस जूनियर एशिया कप हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था फर्स्ट 1992 में इन कुआलालंपुर मलेशिया में। एंड ये जीता था साउथ कोरिया के द्वारा। ये जो फर्स्ट विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप था जो कि हुआ था 1992 में। तो ये जो स्लाइड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is Mikhail Kalvilashvili was elected as the new president of which country? तो ये जो मिखेल हैं ये कौन सी कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है जॉर्जिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मिखेल जो कि न्यू प्रेसिडेंट हैं जॉर्जिया के। तो ये जो मिखेल है ये न्यूज़ में इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसीलिए ये न्यूज़ में रहे हैं। एंड ये एक फॉर्मर फुटबॉलर भी रह चुके हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया बाय अ 300 सीट्स इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, एंड इनकी जो विक्ट्री है ये रिफ्लेक्ट करती है द इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ द जॉर्जियन ड्रीम पार्टी। ओके, तो ये इस पार्टी पे कंट्रोल करेंगे, इसी पार्टी से इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है जॉर्जियन ड्रीम पार्टी। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया हैं मिखेल ये 53 ईयर्स के हैं, फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी प्लेयर रह चुके हैं फुटबॉलर जो कि इलेक्ट हुए हैं जॉर्जिया से। Now next question is what is the theme of 10th International Forest Fair organized by मध्य प्रदेश? तो ये जो 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है जिसको भोपाल मध्य प्रदेश में, तो इसकी क्या थीम रहेगी? तो इसकी जो थीम होगी वो है विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो है 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो कि हो रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में फ्रॉम 17 to 23 of December। ओके, एंड ये सर्व करेगा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द कलेक्टर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स टू कनेक्ट। तो इसमें मेनली क्या किया जाएगा, इसमें फॉरेस्ट फेयर किया जाएगा, मतलब मेला लगाया जाएगा जिसके अंडर की अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी रिलेटेड टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल। ओके, एंड इसके अंडर प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एंड एनकरेज किया जाएगा लोकल कम्युनिटीज़ को कि इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें। एंड इसमें डिफरेंट आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाएंगे एंड प्रैक्टिसेस की जाएगी रिलेटेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड इसके अंडर जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वो कहाँ से आएंगे? फ्रॉम श्रीलंका, नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया इसके अंडर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इसकी जो थीम है आपने देखा ही, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज 50% ऑफ विमेन मैनेज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश। तो 50% वुमेन जो हैं वो मैनेज करती हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मध्य प्रदेश में। ओके, तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स ग्लोबली एज ऑफ 2024? हमारी इंडिया की क्या रैंक रही है स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्लोबली 2024 में? सो करेक्ट आंसर इज
third rank. Okay, India has become the third largest exporter of smartphones globally, climbing from 23rd rank in 2019. तो 2019 में ड्यूरिंग द कोविड इसकी रैंक थी 23rd। तो अब ये ऊपर आके हमारा जो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है ऑफ स्मार्टफोन्स ग्लोबली, ओके, इन नवंबर 2024 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हमारे जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है उसने सरपास कर दिया है 20,000 करोड़ इन अ सिंगल मंथ। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ हो जाती है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, National Testing Agency will focus exclusively on which type of examination from 2025? तो अब जो NTA है वो exclusively किस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पे फोकस करेगा 2025 से? तो करेक्ट आंसर इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो अब से ये जो NTA है ये फोकस करेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर, इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। ओके, तो इसका सिंपली मीनिंग है कि जो NTA है वो अब से सिर्फ NTA एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगा, जॉब रिक्रूटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाएगा। ओके, सिर्फ ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगा। तो रिसेंटली हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है स्टार्टिंग इन 2025 में ये चीज़ करवाई जाएगी कि NTA है वो सिर्फ फोकस करेगा हायर एजुकेशन एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉट कंडक्ट एनी रिक्रूटमेंट टेस्ट और रिक्रूटमेंट जॉब पोस्ट। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड ये जो मूव है ये एक पार्ट है एग्जामिनेशन का, एंड ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल पैनल सेटअप अर्लियर दिस ईयर, जो कि आपने देखा ही था कि पेपर लीक हो गया था नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो उसी वजह से ये हाई पैनल सेटअप कराया गया था। तो उसी में ही ये फर्दर डिसीजन 2025 के लिए लिया गया है कि आज के बाद ये जो नीट है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा, ना कि जॉब रिक्रूटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, what kind of disease is idiopathic pulmonary fibrosis? तो ये जो है idiopathic pulmonary fibrosis, तो ये डिजीज है रिलेटेड टू लंग डिजीज। तो रिसेंटली अभी न्यूज़ आपने देखा ही था, हमारे जो फेमस तबला माएस्ट्रो हैं एंड 5 टाइम ग्रामी अवार्ड विनर रह चुके हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, तो रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो गई थी इन सैन फ्रांसिस्को में ड्यू टू दिस डिजीज, ओके, विच इज आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये जो है IPF ये क्रोनिक डिजीज है जो कि लंबे समय तक रहती है एंड ये अफेक्ट कर देती है टिश्यूज ऑफ लंग्स सराउंडिंग एयर सैक्स, वहाँ पे हवा भर जाती है विच इज नोन एज एल्वियोली, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो लंग टिश्यूज हैं वो थिक एंड स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। एंड इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी इंक्लूड होते हैं लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखा जा सकता है, एंड इसमें ऑक्सीजन लेने में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके, एंड दोस विद अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ IPF एंड एन ओल्ड एडल्ट्स आर एट हायर रिस्क। ओके, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंड इस डिजीज से क्या होता है। ओके, तो मेनली ये लंग डिजीज है IPF, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप सिम्टम्स देख सकते हैं रिलेटेड टू आइडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस। तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ड्राई कफ, फैटीग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो ये जो सारी परेशानियां हैं ये इस डिजीज़ में देखी जाती हैं फिब्रोसिस, एंड जिसकी वजह से हमारे जो फेमस तबला मास्टर हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, उनको भी ये डिजीज़ देखी गई थी, इसी वजह से इनका कॉज ऑफ डेथ बताया जा रहा है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to be the last slide. Which shipyard has built the survey vessel निर्देशक? तो ये कौन सी शिपयार्ड ने इस वेसल को बनाया है रिसेंटली? सो करेक्ट आंसर इज गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ओके, तो ये जो है INS निर्देशक, इसको कमीशन किया गया था ऑन December 18 एट द नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड ये जो है ये सेकेंड शिप है अंडर द इंडियाज नेवी सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट। ओके, एंड इसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा विच इज़ इन कोलकाता। ओके, एंड इसका जो री इंकारनेशन हुआ है मतलब कि रीबर्थ हुआ है, एंड ये जो फर्स्ट INS निर्देशक थी इसने सर्व किया था फॉर 32 ईयर्स अंटिल इट्स डीकमीशनिंग ऑन December 19, 2014। तो उसके बाद से ये जो दूसरी INS निर्देशक है इसको लाया गया है, अब इसको बनाया गया है, एंड ये जो INS निर्देशक है इसका सिंपली मीन्स होता है पाथ फाइंडर।
एंड ये रिफ्लेक्ट करता है अपने रोल को इन चार्टिंग सीज. चार्टिंग सीज मीन्स nautical chart that simply means map that provides detailed information about the coastline, water bodies and other features that are important for navigation with precision. ओके तो ये इनमें हेल्प करता है, लोकेशन बताता है, पाथ फाइंडर है, एज अ पाथ फाइंडर की तरह वर्क करता है, निर्देशक. ओके एंड इसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा. ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. So this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, see you in the next one.